हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर फ्रॉम श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मित्तल महिला महाविद्यालय। और आज का मेरा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, what are the characters of micro teaching, comparison between micro teaching and traditional teaching, स्किल्स ऑफ वेरियस माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स यानी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कौन सी स्किल्स हम सीखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्किल, प्रत्येक स्किल के बारे में थोड़ी जानकारी हम इसमें देंगे। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के क्या महत्व है, क्या लाभ हैं। देन समरी ऑफ द माइक्रो टीचिंग, हाउ लर्निंग हैपन्स, किस तरह से अधिगम होता है यानी किया जाता है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, कहा जाता है कि आई हियर आई फॉरगेट, कि मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ मुझे वो याद रहता है। एंड आई डू आई अंडरस्टैंड, और जो मैं करता हूँ वो मैं समझता हूँ। यानी कि हमारी जो रिमेंबर पावर है, स्मरण शक्ति है, जिस चीज़ को हम केवल सुन रहे हैं उसका 20% ही हमें याद रहता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं वो 30% तक हमें याद रह सकता है। जिस चीज़ में हम सुनते और देखते दोनों चीज़ें हैं, यानी हमारे 2 सेंस ऑर्गन्स एट ए टाइम काम कर रहे हैं, आईज एंड ईयर, तो हमें 50% चीज़ याद रहती है। लेकिन यदि हम सुनते हैं, देखते हैं और हम उसको क्रियान्वित करते हैं तो 90% चीज़ हमें याद रहती है। अब हम लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। सूक्ष्म शिक्षण, डॉक्टर एलन ने 1963 में अमेरिका में माइक्रो टीचिंग जो है ये तकनीक के बारे में जानकारी दी, इवॉल्व किया इसको, माइक्रो टीचिंग को डॉक्टर एलन ने 1963 में। इसमें क्या कहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म शिक्षण, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट, यानी पूरा टॉपिक ना लेकर के कंटेंट का, टॉपिक का छोटा यूनिट हम लेते हैं, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी केवल 6 से 10 जो है स्टूडेंट्स जो है इसमें उनको पढ़ाया जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि केवल 5 से लेकर 10 मिनट या 5 से लेकर 7 मिनट तक ही जो है इस स्किल का अभ्यास किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म शिक्षण, स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट लिया जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम यानी कम समय में उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है और उसके द्वारा अपने स्किल इन्हेंसमेंट की जाती है। तो ये क्यों शुरू किया गया, टू ट्रेन इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर्स, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिनको भविष्य में टीचिंग का कार्य करना है, प्रोफेशन के रूप में टीचिंग को चुनना है, तो उनके अंदर टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो है ये माइक्रो टीचिंग विधि इजाद की गई। इसके दौरान टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, जो अनुभवी शिक्षक हैं उनकी भी जो स्किल्स है पढ़ाने की उसको इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग को काम में लिया जाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो प्लान बनाया जाता है, 1 दिन में 2 घंटे का समय उसमें लग सकता है। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंतर्गत होता है कि जिस छोटे से टॉपिक को हमने तैयार किया है उस टॉपिक को हमें 5 से 6 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ टॉपिक से मतलब नहीं है, उस टॉपिक में कौन से स्किल हम सीख रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन स्किल सीख रहे हैं, क्वेश्चनेयर स्किल सीख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल सीख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन स्किल सीख रहे हैं। कौन सा स्किल हम सीख रहे हैं उस स्किल के अकॉर्डिंग लेसन प्लान तैयार किया जाता है और उसको जो है पढ़ाने के लिए हमें या उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाता है, 5 से 6 मिनट का टाइम। उस दौरान ऑब्जर्वर्स जो होते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं
और ऑब्जर्व करने के बाद जो स्किल के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उन घटकों के आधार पर हमें नंबर या मार्किंग दी जाती है और उसके आधार पर फीडबैक सेशन होता है। यानी कि जो कंपोनेंट है, घटक हैं, उन पर हम कितने खरे उतरे हैं और कौन सा कंपोनेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कितने लेवल के इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो फीडबैक सेशन होता है। उसके बाद रीप्लान का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट में वी हैव टू रीप्लान। दोबारा हमें लेसन प्लान को तैयार करना होता है उस स्किल के लिए। रीटीच का मौका दिया जाता है, दूसरे ग्रुप को पढ़ाया जाता है 5 मिनट के लिए। उसके बाद री फीडबैक दिया जाता है, यानी उसके बावजूद भी यदि कोई कमी रहती है तो उस कमी को बताया जाता है ताकि हम अपने स्किल में, पर्टिकुलर स्किल जिसका प्लान हमने तैयार किया है, उसको इम्प्रूव कर सकें। इस तरह से लगभग 30 मिनट का समय लगता है। हेयर वी गो। लेसन प्लान तैयार किया। पहला स्टेप पढ़ाना है, स्मॉल कंटेंट है, 5 से 6 मिनट में कंप्लीट करना है और थोड़े से जो बच्चे हैं उन बच्चों के समक्ष, जो हमारे जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, उन्हीं में से आपस में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उनको ही पढ़ाया जाता है। ऑब्जर्व करते हैं और फीडबैक देते हैं। उसके अनुसार रीप्लान किया जाता है, रीटीच का मौका मिलता है, देन री फीडबैक मिलता है। इस तरह से ये कंप्लीट माइक्रो टीचिंग की साइकिल जो है ये पूरी की जाती है। अब हम लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के कैरेक्टर्स क्या हैं? ड्यूरिंग अ ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस, यानी समय अवधि और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिनको पढ़ाना है वो कम है और वो हमारे जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनके ही ग्रुप के सदस्य हैं। कंटेंट जो है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज़ कंसिडर्ड एट अ टाइम, एक बारी में एक ही स्किल का निरीक्षण किया जाता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन स्किल करनी है या क्वेश्चनर स्किल करनी है या ब्लैक बोर्ड स्किल करनी है या डेमोन्स्ट्रेशन स्किल करनी है या पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट की स्किल, किसी एक पर्टिकुलर स्किल की स्टडी जो है एक बारी में की जाती है, अवलोकन एक बारी में किया जाता है। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है इसमें। उसके अनुसार इसमें माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है जिसमें रीप्लान का मौका होता है, रीटीच का अवसर दिया जाता है और री इवैल्यूएट किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर स्किल में निपुणता हासिल की जा सके। इट पुट्स द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप, जिस तरह से माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्मदर्शी यानी हम छोटी से छोटी चीज़ को उसमें ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह से यहाँ टीचर की जो स्किल है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देना, मतलब उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द टीचर्स आर ऑब्जर्व्ड, टीचर ने कोई भी कमी की है तो उस कमी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसे बताया जाता है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, और इस तरह से छोटी छोटी स्किल्स के अनुसार क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए स्टूडेंट टीचर्स अपनी स्किल्स का इम्प्रूवमेंट करते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग में जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है उसमें 40 से 60 बच्चे होते हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो केवल 6 से 10 बच्चों का समूह होता है। ड्यूरेशन ट्रेडिशनल टीचिंग में 40 से 45 मिनट का होता है, जबकि माइक्रो टीचिंग में इट टेक्स ओनली 5 to 7 मिनट्स। नंबर ऑफ स्किल्स ट्रेडिशनल टीचिंग में सभी स्किल्स एट ए टाइम जो हैं प्रैक्टिस में ली जाती हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग में एट ए टाइम एक स्किल को ही बारीकी से उसके कंपोनेंट के आधार पर निरीक्षण किया जाता है। देन फीडबैक प्रोसेस। ट्रेडिशनल टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, जबकि माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक मिलता है। रोल ऑफ सुपरवाइज़र इज़ नॉट क्लियर इन ट्रेडिशनल टीचिंग, लेकिन रोल ऑफ सुपरवाइज़र माइक्रो टीचिंग में स्पेसिफिक है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उन पर्टिकुलर स्किल के पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उस स्किल के हिसाब से जो है उसको स्पेसिफाई किया। सुपरवाइज़र का रोल स्पेसिफिक है, उसके अनुसार उसको कमेंट करना होता है, फीडबैक देना होता है। पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन नॉट बी स्टडीड
ट्रेडिशनल टीचिंग में कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली. देन दीज आर द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. सूक्ष्म शिक्षण, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, skill of explanation, skill of questioning, skill of demonstration, skill of reinforcement, skill of closure, skill of stimulus variation and skill of blackboard. यानी ये सारी जो स्किल्स हैं, इन सारी स्किल्स की प्रैक्टिस की जाती है माइक्रो टीचिंग के दौरान, ताकि हम शिक्षक बनने के बाद जब क्लासेस में जाएं तो ये सभी स्किल्स हमारे अंदर जो है डेवलप हो चुकी हों, हम क्लास में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें. सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल. किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम होता है वी हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं. तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जब हम क्लास में जाते हैं तो स्टैब्लिशिंग रैपोर्ट्स विद द लर्नर्स, जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ में एक इंटरेक्शन हम करते हैं. तो वो इंटरेक्शन फ्रेंडली होना चाहिए और वो इंटरेक्शन डिसिप्लिन में होना चाहिए. देन लिंक विद पास्ट एक्सपीरियंसेस. टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हमने जो भी क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं वो स्टूडेंट्स के पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होने चाहिए. लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट. इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट जो हम आगे बढ़ाएंगे उनके बीच में प्रॉपर लिंक होना चाहिए. और इंट्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए, यानी प्रस्तावना तक पहुंचने के लिए एप्रोप्रिएट डिवाइसेस को काम में लेना है, टेक्निक्स काम में लेनी है. जैसे हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं, सामान्यतः प्रस्तावना कौशल के दौरान जो क्वेश्चन करते हैं, शुरू के 3 या 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और जो जिग जैग मैनर में अरेंज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं. और लास्ट जो प्रश्न होता है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है. उसके आधार पर हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक निकलता है. इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं इंट्रोडक्शन स्किल में. देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कौन कौन से घटक होते हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन स्किल के टाइम पर ऑब्जर्व किया जाता है या ध्यान में रखना चाहिए. जो क्वेश्चंस हमने किए हैं या जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं या जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होनी चाहिए और प्रॉपर सीक्वेंसिंग में होने चाहिए क्वेश्चंस हमारे. ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग एड्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसके अनुसार हमें टीचिंग एड्स को प्रयोग में लेना है. हम चाहें तो ब्लैक बोर्ड काम में ले सकते हैं, हम चाहें तो चार्ट काम में ले सकते हैं, हम चाहें तो कोई मॉडल वगैरह भी ला सकते हैं. लेकिन हमें ध्यान रखना है, कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है समय का. रिलेशन बिटवीन कंटेंट स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसके स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव के बीच में रिलेशन होना चाहिए. ड्यूरेशन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 5 या 6 मिनट का ही समय होता है हमें इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक तक पहुंचने का. देन द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, और उस दौरान हमें हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है और उन्हें मोटिवेट करना होता है कि वो इंटरेस्ट लें और स्वेच्छा से मन लगाकर आगे के टॉपिक में ध्यान दें. देन द सेकंड स्किल इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान विधि. व्याख्यान विधि में टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लॉजिकली डिस्क्राइब कर सके कि जो कंसेप्ट है उसके बारे में हाउ, वाई एंड व्हाट, जो क्वेश्चन है उन्हें वो लॉजिकली डिस्क्राइब कर सके, ये उसमें क्षमता होनी चाहिए. देन प्रिकॉशंस क्या रखनी है ध्यान में हमें एक्सप्लेनेशन के टाइम पर. जो भाषा हम काम में ले रहे हैं वो सरल भाषा होनी चाहिए जिन्हें स्टूडेंट समझ सकें और हमें उसमें जो है कोई सलाह या एडवाइस की शेप नहीं देनी है उसको, बस जो कंटेंट है उसकी व्याख्या करनी है. शुड बी इन सीक्वेंस, जो व्याख्या हम कर रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए. और हमें ध्यान रखना है कि हमारे समक्ष जो बच्चे बैठे हैं उनकी एज क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका मेंटल लेवल कितना है. तो स्टूडेंट्स की एज, एक्सपीरियंस और मेंटल लेवल के आधार पर हमें अपनी व्याख्या को रखना है.
अब हम लेते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। कोऑर्डिनेशन इन स्टेटमेंट्स, जो हमने स्टेटमेंट दे रहे हैं व्याख्या में, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। लेक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स, इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हमें काम में नहीं लेने हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है, उन्हें हम, जो टॉपिक से संबंधित नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स हमें काम में नहीं लेने चाहिए। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। कनेक्टिंग लिंक्स हमें काम में लेने हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। क्लियर बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो बिगिनिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए। देन यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, जिन शब्दों का हम काम में ले रहे हैं वो शब्द मीनिंगफुल होने चाहिए और बच्चों के समझने वाले होने चाहिए। देन द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस पूछने का एक अपना महत्व है, तो किस तरह से हम इसमें करते हैं और क्या महत्व है इसका। रिमूव द बोर्डम, जैसे हमने प्रस्तावना कौशल में भी पढ़ा कि जब हम इंट्रोडक्शन तक पहुंचते हैं उसके लिए भी हम 4 या 5 प्रश्नों को तैयार करते हैं, तो इसका क्या लाभ है। इट रिमूव्स द बोर्डम, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर नहीं होते, उनका उत्साह बना रहता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और क्या उसका आंसर होगा। टेस्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अनुसार हम क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और बच्चों का जो अलग अलग लेवल है उसके बारे में भी हम इस क्वेश्चनिंग के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कीप स्टूडेंट्स अलर्ट एंड अटेंटिव, क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहते हैं और अटेंटिव रहते हैं कि क्या पता हमसे ही कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हमें टॉपिक को या जो भी मैडम या सर बोल रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनना है। और इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हुए लेसन को डेवलप किया जाता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चन स्किल। रिलेवेंसी यानी रिलेवेंट होना चाहिए, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारे कंटेंट या टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। प्रिसीजन यानी अप टू पॉइंट क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। प्रिसाइज, बहुत लंबा 2-3 क्वेश्चन एक साथ में पूछे जा रहे हैं वैसा नहीं रखना है हमें क्वेश्चन ऐसा पूछना है जो अप टू पॉइंट हो और जिसका एप्रोप्रिएट आंसर आए। क्लैरिटी, हमारी जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए और ऑडिबल यानी कि दूर तक स्पष्ट, जो पीछे तक बेंच तक जो बच्चे बैठे हैं उन्हें स्पष्ट जो है वो सुनाई दे। ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने हैं हमें वाक्य, व्याकरण का ध्यान रखना है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल हमें स्टूडेंट्स के अनुसार रखना है, उनके इंटरेस्ट के अनुसार रखना है और उनके टॉपिक के अनुसार भी रखना है। स्पीड, हम ताबड़तोड़ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, हम बच्चों से जो प्रश्न पूछते हैं तो उनमें एक एप्रोप्रिएट स्पीड रखते हैं ताकि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट भी ले सकें और लाभान्वित भी हों और वो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने में भी हेल्पफुल हों। डू नॉट रिपीट, एक ही क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, अलग अलग भाषा करके एक ही आंसर आए ऐसा क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, 2-4 बच्चों से ही बार बार प्रश्न नहीं पूछा जाए, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं प्रयास रहे कि प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से हम जो है प्रश्न पूछें, उन बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन कौशल, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो मूवमेंट है, हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो गेस्चर है, हम जो भी एक्टिविटी क्लास के अंतर्गत कर रहे हैं उससे उद्दीपन जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स को और उसके अनुसार वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। तो स्टिमुलस वेरिएशन के अंतर्गत क्या है, मूवमेंट, हमारी जो गतिविधियां हो रही हैं क्लास में, हम किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इससे जो है स्टूडेंट्स जो है वो सक्रिय रहते हैं। गेस्चर, मॉड्यूलेशन इन वॉइस, हमारा जो बोलने का टोन है वो भी बच्चों को स्टिमुलस देता है, यानी हम बच्चों को गुस्से में बोल रहे हैं या एक वाक्य में हम कहाँ उतार चढ़ाव देना है जिससे बच्चों को जो है अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आए और ज़्यादा समय तक उन्हें याद रहे। और तो मॉड्यूलेशन इन वॉइस हमें रखना है, एक फ्लो में नहीं बोलना है, ठीक है।
देन फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कोशिश करनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फिजिकली एक्टिव में हम एक्टिव कोई रोल दें। जैसे बीच में उनसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं, या बीच में उनसे ब्लैक बोर्ड का भी छोटा मोटा कोई काम करवा सकते हैं, या उनकी कॉपी में लिखने के लिए भी दे सकते हैं, या कोई एक्टिविटी करने को उनको कह सकते हैं। पॉज, यदि कोई सही आंसर नहीं आ रहा है या क्लास में शोर हो रहा है तो या बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम पॉज रख लेते हैं। तो पॉज रखते ही बच्चों का ध्यान जाता है कि क्या हुआ मैडम या सर, एकदम से चुप क्यों हो गए हैं, तो उनका ध्यान हमारी तरफ डाइवर्ट होता है। फोकसिंग, कोई पर्टिकुलर चीज को फोकस करना है तो उससे भी स्टिमुलस उनमें डेवलप होता है। इंटरेक्शन स्टाइल, किस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति, इन सब से स्टूडेंट्स में जो है उद्दीपन डेवलप होता है, उद्दीपन मिलता है जिससे वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो टीचर का मूवमेंट, टीचर का गेस्चर, चेंज इन वॉइस, focusing, change in interaction pattern, pausing and students physical participation are the component of stimulus variation, जिनके आधार पर ऑब्जर्वर हमें ऑब्जर्व करते हैं और फीडबैक देते हैं। नाउ द ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड जो है एक क्लासरूम स्टडी के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। आजकल हम स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ करते हैं, तो कोई भी बोर्ड जो है जिस पर हम लिख करके बच्चों को बताएं या ड्रॉ करें या मेन पॉइंट्स लिखें तो ब्लैक बोर्ड स्किल के अंतर्गत ही वो आएगा। ब्लैक बोर्ड स्किल के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, हम मेन एंट्री करने के बाद में, या हम कहें बेसिक एंट्री, जैसे कौन सी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ लेफ़्ट साइड में हम लिख देते हैं क्लास है, डेट है, सेंटर में हम लिख देते हैं हमारा सब्जेक्ट है, देन नीचे टॉपिक होता है, और राइट साइड में हम होता है कौन सी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और कितना ड्यूरेशन है। उसके बाद हम जो मैटर लिखते हैं, अगर ब्लैक बोर्ड ज़्यादा है तो उसे 2 या 3 हिस्सों में बांट लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको काम में लेते हैं। जिन शब्दों को हम लिख रहे हैं उसकी साइज़ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, अलाइनमेंट, सीधी लाइन में लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ये नहीं है कि लिखना यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस तरह से जा रहे हैं, या लिखना ऊपर से शुरू कर रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो शब्दों का आकार सही होना चाहिए, शब्दों की लाइन जो बन रही है वो सही होनी चाहिए। हाईलाइट मेन पॉइंट्स, यदि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, तो उसे हमें हाईलाइट करना चाहिए। प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। ये इतना बड़ा बोर्ड है तो हम इतने से में लिखने लग जाएं, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर जो है डिवाइड करके बोर्ड को और उसको यूज़ करना है। डायग्राम कहाँ बनाना है, फॉर्मूला कहाँ रखना है, रफ वर्क कहाँ करना है, तो इस तरह से हमें प्रॉपर डिवाइड कर लेना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए बोर्ड को। कॉन्टेक्ट विद द पीपल भी, जब हम लिख रहे हैं उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, और हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। बोर्ड हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना है, ताकि जब हम लिख रहे हैं तो भी बच्चे बोर्ड को देख सकें और अपना मैटर उतार सकें, और हमारा जो आई कांटेक्ट है वो बच्चों से भी हो और बोर्ड पर भी हो। पोजीशन ऑफ द टीचर, बोर्ड पर काम करते टाइम पर हमारी पोजीशन का हमें ध्यान रखना है। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, सही लिखा होना चाहिए वाक्य, और यदि हमें मिटाना है तो प्रॉपर इरेजर से प्रॉपर तरीके से मिटाएं। ये नहीं है कि हम हाथ से ही मिटा रहे हैं, ठीक है, तो साफ़ सुथरे तरीके से हमें मिटाना है। लेजिबिलिटी, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए। समरी, जब हमने पूरा बोर्ड को काम में ले लिया है, अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद में हमें मेन पॉइंट देखने हैं जो बोर्ड पर हमने लिखे हैं, तो वो पूरी समरी जो है उस कंटेंट की आ जानी चाहिए। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड जो स्किल है, इट इज़ एन एसेंशियल स्किल, और कोई भी क्लासरूम जो है उसमें ब्लैक बोर्ड का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें ब्लैक बोर्ड की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद में एकदम से बंद नहीं करना है, उसका भी एक तरीका होता है। क्लोजिंग जिस तरह से करते हैं वो बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए।
Though when the student teacher delivers lecture and sum up properly and in an attractive way, the skill is termed as closer skill. जब हमने अपना टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है, अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया है, टॉपिक से संबंधित चीज़ें हमने लिख दी हैं बोर्ड के ऊपर, हमारा काम कंप्लीट हो गया है, सम अप अगर हम प्रॉपरली कर रहे हैं, अट्रैक्टिव वे में कर रहे हैं, इसी चीज़ को कहते हैं क्लोजर स्किल. द लेसन रिमेन्स इनइफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर क्लोजर. अगर हम प्रॉपर क्लोजर नहीं करते हैं तो लेसन का जो प्रभाव है वो इनइफेक्टिव, यानी कि इनइफेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ, तो वो प्रभाव जो है वो उतना सही नहीं पड़ेगा, बजाय उसके कि हम प्रॉपर तरीके से सम अप करें अपने टॉपिक को या अपने कंपोनेंट को. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अचीविंग क्लोजर स्किल? कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स, यानी अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में हम मेन जो पॉइंट्स हैं उनको वापस हल्का सा रिवाइज करेंगे. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई न्यू नॉलेज इन प्रेजेंट सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम न्यू नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें अपने स्टूडेंट्स को, इसका ध्यान रखना है. लिंकेज प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, जो हमारी जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज है उनको न्यू नॉलेज से जो है लिंक कर सकें, प्रेजेंट नॉलेज को फ्यूचर नॉलेज से जो है लिंक कर सकें. इस तरह से हमें टॉपिक को कंप्लीट करना है. देन असाइनमेंट, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में बच्चों को कोई गृह कार्य असाइनमेंट के रूप में देना है. कोई लिखने का ही हो ज़रूरी नहीं है, हम याद रखने का भी काम दे सकते हैं, हम कोई टॉपिक किसी भी तरीके से उनको असाइनमेंट दे सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल. पुनर्बलन कौशल जो है ये B.F. स्किनर ने 1937 में जो है पुनर्बलन कौशल के बारे में बताया. रीइंफोर्समेंट अकर्स व्हेन द स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स. जैसे ही हम स्टूडेंट से कोई चीज़ पूछते हैं या कोई एक्टिविटी करने को देते हैं और जब वो एक्टिविटी करता है तो तुरंत हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, यानी पुनर्बलन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के रीइंफोर्समेंट उसको दिए जा सकते हैं. This increase in likelihood that the same behavior will happen or not happen again in future. हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो स्टूडेंट को समझ में आता है कि इस प्रकार का बिहेवियर अच्छा है, वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए. यदि हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि हमें इस प्रकार का बिहेवियर आगे नहीं करना है, भविष्य में नहीं करना है. जब भी हम नेगेटिव इन्फोर्समेंट दें तो विशेष ध्यान रखें कि बच्चों के मन में डर नहीं बैठना चाहिए. बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हमें सुझाव के रूप में ये चीज़ दी गई है, उन्हें इंसल्टिंग ना फील हो, बल्कि उन्हें आपके जो नेगेटिव इन्फोर्समेंट है ये उन्हें सुझाव की तरह लगे और वो उसमें इम्प्रूवमेंट करें. तो कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जैसे हम कोई स्टूडेंट आंसर देता है, टिपिकल क्वेश्चन का यदि आंसर देता है तो हम उसको वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, क्या बात है, इस तरह से हम उसको जो है प्रशंसा कर सकते हैं. ये भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने अपने लेवल के अनुसार कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है. यदि इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट है, उसने कोई आंसर दिया है तो हम उसको उस तरह से रीइंफोर्समेंट देंगे. यदि कोई सामान्य बच्चा है और उसने किसी टिपिकल क्वेश्चन का आंसर दिया है या एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से या प्रोजेक्ट करके दिखाया है, तो उसका जो हमारा रीइंफोर्समेंट है उसका तरीका स्टूडेंट के लेवल के और क्वेश्चन का लेवल जो उसने पार किया है उसके अनुसार होना चाहिए. पॉजिटिव नॉन वर्बल इन्फोर्समेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उसको बोल करके ही प्रशंसा करें, रीइंफोर्समेंट करें. हम जो है नॉन वर्बल यानी शाबाशी दे करके या जो है थम्स अप दिखा करके या स्माइल करके, इस तरह से भी हम उसको ऐसे शब्दों को शब्द ना प्रयोग करके इनको भी हम जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं बाय नॉन वर्बल मैथड. यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़, बहुत अगर एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ अलग से हट कर के स्टूडेंट ने की है तो हमें उसको एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं.
राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट ने अगर बहुत अच्छा कोई जवाब दिया है तो उसको री इन्फोर्समेंट के लिए हम खुद उसके द्वारा दिए गए आंसर को बोर्ड पर लिख सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि आप आओ और आप इसका आंसर लिखो, या आप आओ आप या ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। या हम खुद बच्चे के पास में जा कर के उसको शाबाशी दे सकते हैं, पीठ थपथपा सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग पीपल रिस्पॉन्स। और अगर बच्चे ने अच्छा आंसर दिया है, यू आर सेटिस्फाइड, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, खुद भी रिपीट कर सकते हैं, किसी और स्टूडेंट के द्वारा भी रिपीट करवा सकते हैं। तो इस तरह से री इन्फोर्समेंट जो है बच्चों को दिया जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर ध्यान रहे नेगेटिव इन्फोर्समेंट के टाइम पर स्टूडेंट को इंसल्टिंग फील नहीं करवाना है। यदि उसने कुछ गलत आंसर भी दिया है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करने के हिसाब से कि शाबाश, वेल राइट, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, आगे से ध्यान रखो और बढ़िया करो, ठीक है। हमें ये नहीं कहना है उनको कि ले इतने इस क्लास में हो गए, तुम्हें यही नहीं आता है, क्या करोगे तुम। तो इस तरह के इससे हमें उनको जो है इस तरह का बिहेवियर हमें क्लास में नहीं रखना है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो दे रहे हैं, तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट के टाइम पर भी ये ध्यान रखें कि बच्चा उससे इम्प्रूवमेंट ही करे। पर्पस ऑफ री इन्फोर्समेंट स्किल, री इन्फोर्समेंट स्किल का पर्पस क्या है, एसेंशियल है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है री इन्फोर्समेंट। यदि हमने बच्चे से कोई प्रश्न पूछा, बच्चों ने जवाब दिया, हमने उसका कोई हाँ या ना, कोई अच्छा बुरा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और हम अपने काम में ही लग रहे हैं, तो उससे क्या है, बच्चों में कोई उत्साह नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे ने जो आंसर दिया है तो हम अपना रिस्पॉन्स उसको दें, ठीक है। उससे उसमें क्या होगा, मोटिवेटिंग रिमार्क्स ऑफ द टीचर ऑलवेज इंक्रीजेस एंड डिकरेजिंग रिमार्क्स डिक्रीजेस द पीपल पार्टिसिपेशन। यदि हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं तो वो आगे और एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, रोल प्ले करेगा अपना। यदि हम उसको डिस्करेज करते हैं तो उसका जो पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज़ होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि डिस्करेज करते टाइम पर भी हम जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें कि वो बच्चा हतोत्साहित हो जाए और एक्टिव रोल ना करे या दोबारा आते हुए भी आंसर देने में झिझके। फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और री इन्फोर्समेंट का ये पर्पस भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव रोल प्ले करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि सिंपल हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, या सिंपल हमने लेक्चर दे दिया, या सिंपल हमने जो है व्याख्यान कर दिया, ऐसा नहीं है। हम किसी चीज़ को करके दिखाएं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप भी इस चीज़ को करके देखो, और उन्हें मौका दे रहे हैं करने का, तो इसको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड, स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन इज द डिस्प्ले और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ लेसन एम्प्लॉइंग टूल्स, यानी किसी लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए या पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई टूल्स को यूज़ करते हैं। अदर देन विजुअल एड्स, केवल डायग्राम बता दिया या केवल चार्ट दिखा दिया वो नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बजाय हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। जैसे कुछ सर्टेन डिवाइसेस यूज़ करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ स्पेसिमेन उनको दिखाएंगे, तो इसको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड। कंपोनेंट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड, हम जो यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स या जो डिवाइसेस या जो एक्सपेरिमेंट्स या जो प्रैक्टिकल्स, उससे उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, वो उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। रिलेवेंट इक्विपमेंट्स ही काम में लिए जाने चाहिए। एपरेटस हैंडलिंग टेक्निक, हम जिस भी एपरेटस को काम में ले रहे हैं उसे हमें प्रॉपर तरीके से काम में लेना आना चाहिए, तभी हम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, हो सके तो स्टूडेंट्स को भी उसमें साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड यूसेज, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं। देन गिविंग एक्सप्लेनेशन,
एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर या प्रैक्टिकल करते टाइम पर एक्सप्लेन भी करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज वैल्यूएबल टू ऑल पीपल, और हम सामने खड़े होकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल होता है, क्योंकि वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस समय उनके देखना, सुनना और क्रिया करना, तीनों ही चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या लाभ हैं? माइक्रो टीचिंग इट फोकसेस ऑन शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। अभी जो हमने स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स पढ़ी हैं, प्रस्तावना से लेकर के, प्रश्न कौशल से लेकर के, दीपन से लेकर के, रीइंफोर्समेंट से लेकर के, डिमॉन्स्ट्रेशन से लेकर के, यानी जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स जो हैं उन पर्टिकुलर स्किल्स पर फोकस किया जाता है और पर्टिकुलर स्किल को और शार्प किया जाता है और डेवलप किया जाता है, और उसके में जो कुछ एरर्स हैं, कुछ कमियां हैं, उनको एलिमिनेट यानी ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है, सुधार करने का प्रयास किया जाता है। It enables understanding of behaviors important in classroom teaching। और ये पर्टिकुलर छोटी छोटी स्किल्स माइक्रो टीचिंग के दौरान जो हम कर रहे हैं, इससे हमें अपनी क्लासरूम टीचिंग जो है उसके बिहेवियर्स इम्पॉर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग, कि किस तरह से क्लासरूम टीचिंग में हमारा बिहेवियर होना चाहिए, इसको हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। किस तरह से हमें स्टूडेंट्स के साथ में टैकल करना है, कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन सी चीज़ें हमें क्लास के दौरान नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरह से क्लास का माहौल जो है वो एक्टिव बनाए रखना है। इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें माइक्रो टीचिंग के अभ्यास के दौरान होती है। इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर। जो प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षक, तो उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होता है माइक्रो टीचिंग के अभ्यास के दौरान। इट इज़ अ व्हीकल ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग। इस तरह से ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग का एक प्रक्रिया है, जिस बोथ बिगिनर्स के लिए भी और सीनियर टीचर्स के लिए भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग पीरियड चलता है। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसके दौरान प्रॉपर सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज करते हैं, तो जिससे क्या है, कोई कमी भी होगी तो वो कमी को दूर किया जा सकेगा, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिलता है ऑब्जर्वर्स के द्वारा। इस तरह से एडवांटेज क्या है? इट शार्पन्स एंड डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। हर जो स्किल है, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल है, वो और ज़्यादा शार्प होती है और ज़्यादा डेवलप होती है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इनेबल अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर को समझने का मौका मिलता है। व्हीकल ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग। लगातार ये ट्रेनिंग, हमारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं इसके दौरान। प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सुपरविजन। एक्सपर्ट सुपरविजन के द्वारा जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है। इस प्रकार से उनकी हर जो स्किल है, जो स्किल है माइक्रो टीचिंग के दौरान, जो छोटी छोटी स्किल हैं जो इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए, उसमें सुधार किया जाता है। नाउ समरी। सबसे पहले है नॉलेज देना। नॉलेज ली जाती है जो स्किल्स हैं उनके बारे में, और उस स्किल्स के बारे में नॉलेज लेने के बाद में उस स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके लिए ट्रांसफरिंग फेज यानी स्टूडेंट्स के समक्ष उस स्किल को उपयोग में लाना। तो इन 3 स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट होती है माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस। यानी पहले थ्योरेटिकल ज्ञान लेते हैं, उसके बाद में उस स्किल को जो है प्रैक्टिस करना और ट्रांसफ़र करना उस ज्ञान को। देन माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रो लेसन। माइक्रो टीचिंग में माइक्रो लेसन जो है वो दिए जाते हैं, यानी 5 से 7 मिनट का लेसन अकॉर्डिंग टू द स्किल तैयार किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। जो ऑडियंस है ये भी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीयर्स, यानी ऑडियंस भी कम है संख्या में, और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कम है संख्या में, वो ऑब्जर्व करते हैं हमारी स्किल को। फीडबैक दी जाती है। रोल प्लेइंग एज ए स्टूडेंट।
फीडबैक गिवन बाय पीयर्स, फीडबैक दिया जाता है ऑब्जर्वर्स के द्वारा उन स्टूडेंट्स को जो भावी टीचर बनने वाले हैं। पार्टिसिपेंट्स लर्न अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन देमसेल्व्स एंड टीचर्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। प्लान स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, और फिर वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं कि किस तरह से वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। तो इस तरह से जो है ये माइक्रो टीचिंग के बारे में मैंने आप